अगर यह मामला पकड़ में नहीं आता तो यह सिर्फ 69,000 नौकरियों का घोटाला नहीं था, यह भारत की पूरी रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक खतरनाक और अदृश्य मिसाल बन जाती। सोचिए, आप परीक्षा पास करते हैं, आपके मार्क्स ज्यादा होते हैं, फिर भी आपकी जगह किसी और को नौकरी दे दी जाती है, बिना चीटिंग के, बिना गलती के, सिर्फ सिस्टम के अंदर की घालमेल से। अगर यह गलती एक भर्ती में माफ कर दी गई तो अगली भर्तियों में भी होगी, और उसके बाद कहने को रिजर्वेशन एक कानून तो रह जाएगा, मगर सिर्फ कानून की किताबों में। 11 अक्टूबर 2020 पहली रिजल्ट लिस्ट आती है। 31,277 कैंडिडेट चुने जाते हैं और उसी दिन से शक शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस लिस्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क गायब थे। यह सिर्फ गलती नहीं लग रही थी। जिन लोगों ने सालों से इसकी तैयारी की थी, जो सालों से एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ मार्क और भर्ती प्रक्रिया समझते थे, उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, इतनी बड़ी भर्ती में कट ऑफ मार्क कैसे गायब हो सकता है? यूपीपीएससी या बेसिक एजुकेशन बोर्ड में कट ऑफ पब्लिश करना ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, लेकिन यहां इतनी बड़ी भर्ती में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। स्टूडेंट्स ने खुद ही जांच शुरू कर दी। कुछ छात्रों ने अपने रॉ स्कोर्स निकाले, कुछ ने आरटीआई फाइल की, कुछ ने प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ से तुलना शुरू की। धीरे धीरे पैटर्न दिखने लगा। चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे जिनके मार्क्स उसी कैटेगरी के नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट से कम थे। मतलब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ज्यादा मार्क वाला बाहर और कम मार्क वाले को नौकरी। यह कोई एग्जाम एरर नहीं था, यह सिलेक्शन प्रक्रिया के साथ सीधा खिलवाड़ था। 30 नवंबर 2020 को दूसरी लिस्ट आती है। सरकार ने कहा पहली लिस्ट इनकम्प्लीट थी, टेक्निकल रीजंस थे। दूसरी लिस्ट में 36,590 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि अब तो कट ऑफ आएगा, लेकिन फिर वही कहानी, कोई कट ऑफ नहीं, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं। अब यह साफ था, यह गलती नहीं है, जानबूझकर छुपाया जा रहा है। छात्रों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अपने ग्रुप में अपने अपने स्कोर कार्ड साझा करने शुरू किए। कई ऐसे उम्मीदवार सामने आए जिनके मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा थे, फिर भी वो सिलेक्टेड लिस्ट से बाहर थे। यह अब भी सिर्फ एक शक था, सबूत नहीं। इसके बाद छात्रों ने आरटीआई के तहत सरकार और भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क दिए जाएं, सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल दी जाए, मेरिट लिस्ट तैयार करने का आधार क्या था। यहीं से मामला औपचारिक तौर पर रिकॉर्ड में आना शुरू हुआ। आरटीआई के जवाब में भी या तो जानकारी अधूरी थी या क्लियर कट ऑफ नहीं दिए गए। यहीं से छात्रों को लगा कि यह सिर्फ प्रशासन की चूक नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में छात्रों की मुख्य मांग थी पारदर्शिता, कैटेगरी वाइज कट ऑफ का खुलासा, चयन प्रक्रिया की जांच। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया में जानकारी न देने पर सवाल उठाए और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ छात्रों ने शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन किए। लखनऊ के इको गार्डन, सोशल मीडिया अभियानों के जरिए, ज्ञापन और प्रतिनिधित्व के जरिए। आंदोलनों का एक ही उद्देश्य था, भर्ती रद्द किए बिना सच को सामने लाना। मगर उत्तर प्रदेश सरकार सुनने के मूड में नहीं थी। इसके विपरीत सरकार ने इन प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए बल का प्रयोग किया और पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी भांजते नजर आए। यहां तक कि महिलाओं पर भी बल प्रयोग किया गया, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में किसानों पर बर्बरता ढाई गई थी। क्या सरकार हर किसी को डरा कर चुप करा देना चाहती है? फिर भी विद्यार्थी निडर होकर डटे रहे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। 600 से ज्यादा दिनों तक विद्यार्थियों को सड़कों पर गुजारने पड़े, सिर्फ एक षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए। दूसरी तरफ सरकार पूरी तरह से घोटाले का बचाव करती दिखी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कई काउंटर एफिडेविट और सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दाखिल किए, लेकिन बहस के दौरान रिजर्वेशन लागू करने की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे। बहस के दौरान पाया गया कि रिजर्वेशन एक्ट 1994 का सही से पालन नहीं किया गया था। भर्ती को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों को रिजर्व 27% के बजाय सिर्फ 3.86% आरक्षण दिया गया और शेड्यूल कास्ट उम्मीदवारों को 21% के बजाय सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया। ओबीसी कैटेगरी को मिलनी चाहिए थी 18,630 सीट और दी गई थी सिर्फ 2,664, यानी करीबन 16,000 कम। यह नंबर याद रखिएगा, क्योंकि बाद में सरकार जब संशोधन भी करती है वहां भी पूरी सीटें नहीं दी जाती। इसका सीधा मतलब यह था
कि रिजर्वेशन कैटेगरी की सीटें आर्टिफिशियल तरीके से घटा दी गई थीं। हुआ कुछ यूं था, रूल्स के हिसाब से जिन अभ्यर्थियों का मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर होता है उन सभी को जनरल में गिना जाता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के ही कैंडिडेट क्यों ना हो। मगर इस केस में उन सभी को रिजर्व कोटे में गिना गया, जिसकी वजह से रिजर्वेशन की सीटें कम हो गईं और सभी के कट ऑफ मार्क भी बिल्कुल आसपास आए। जनरल कैटेगरी 67.11%, ओबीसी कैटेगरी 66.73%, शेड्यूल कास्ट 61.01%। 5 जनवरी 2022 आखिरकार सरकार ने खुद स्वीकार किया कि रिजर्वेशन कानून का पालन ठीक से नहीं हुआ और इसलिए एक नई सिलेक्ट लिस्ट जारी की, जिससे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट में से 6,800 और अपॉइंटमेंट लिए गए। पहले दी गई थी 2,664 और अब 6,800, कुल टोटल होता है 9,464, जबकि मिलनी चाहिए थी 18,630, यानी अब भी 8,166 सीटें कम दी गई। लगभग 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 17 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। उसके मुख्य बिंदु थे ATRE 19 के आधार पर असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए 69,000 उम्मीदवारों की नए सिरे से सिलेक्ट लिस्ट तैयार की जाए। सिलेक्ट लिस्ट तैयार करने के बाद रिजर्वेशन एक्ट 1994 के सेक्शन 3.6 के तहत रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई जाए। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए तय मेरिट के बराबर मार्क्स हासिल करता है तो कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर दिया जाए। अपॉइंटमेंट के लिए नई सिलेक्ट लिस्ट तैयार करते समय अगर काम कर रहे कैंडिडेट में से कोई भी प्रभावित होता है तो उन्हें सेशन बेनिफिट दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स का नुकसान न हो, यानी साल पूरा करने का मौका दिया जाए। यह एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला फैसला था। यह पूरी प्रक्रिया इस आदेश के मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर पूरी की जाए। यहां पर कई सवाल उठते हैं, यह गलती हुई कैसे? इसका जिम्मेदार कौन था? यह सब गलती से हुआ या कोई षड्यंत्र था? किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया और हजारों अभ्यर्थियों को लगा अब न्याय मिलेगा, लेकिन यहां से कहानी ने अचानक मोड़ लिया। राज्य सरकार ने कहा हम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। सरकार की दलील थी कि यदि हाई कोर्ट का आदेश लागू होता है तो पहले से नियुक्त हजारों शिक्षकों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार ने कहा यह सिर्फ भर्ती का मामला नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ हजारों अभ्यर्थी जो वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सवाल उठाया अगर कानून का पालन ही नहीं हुआ तो गलत चयन को कैसे सही ठहराया जा सकता है। यही टकराव इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। सुप्रीम कोर्ट में अब 2 सच्चाइयां आमने सामने हैं। एक तरफ सरकार का तर्क व्यवस्था बिगड़ जाएगी और दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की आवाज कानून से ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्थिरता की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश दिए और अंतिम फैसले को सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई कई बार टल चुकी है। इन तारीखों के टलने से अभ्यर्थियों में निराशा और बेचैनी बढ़ी है। आखिरकार इस मामले की अगली बहस अब 4 फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित यानी स्टे कर रखा है। यानी हाई कोर्ट की ओर से कहा गया नई मेरिट लिस्ट बने, वह आदेश अभी लागू नहीं हो पाया है क्योंकि अब शीर्ष अदालत में इसी आदेश की वैधता पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट अब तक राज्य सरकार, अभ्यर्थियों और अन्य पक्षों से दलीलें और आंकड़े मांग चुकी है। इनमें विशेष रूप से यह देखा जा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स, आरक्षण के अनुपात और अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों में कितनी योजनाबद्ध विसंगतियां हैं। आज की स्थिति यह है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रखे हुए है, सुनवाई आगे टल चुकी है और अगली तारीख 4 फरवरी 2026 की है। राज्य सरकार व्यवस्था की आड़ में एक अवैध चयन को बचाने की कोशिश कर रही है। इन्हें यूपी में 27,000 स्कूल बंद करते समय शिक्षा व्यवस्था की याद नहीं आई। घरों पर बुलडोजर चलाते समय इन्हें किसी की फिक्र नहीं होती। उन 10,000 वैलिड स्टूडेंट्स का क्या जिन्हें नौकरी मिलने चाहिए थी? कुछ तो बहुत बड़ा है जिसे सरकार नहीं चाहती कि वो आप तक पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यह कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस केस से जुड़े और मसलों की परतें खुलें तो इस आवाज को आगे बढ़ाएं, लाइक करें और शेयर करें।